तो हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज करंट कैप्सूल। आज है 21 जुलाई मंगलवार और गाइज ये हमारा पहला सेगमेंट है। तो आपके लिए दो तीन इन्फॉर्मेशंस हैं। पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि हम हिंदी के 4 प्रमुख अखबारों के साथ में इस सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे और अगर आप सबका सहयोग और साथ बना रहा तो अंग्रेजी के 2 प्रमुख अखबारों द हिंदू और एक न्यूज़पेपर जिसके लिए हम पोल कराएंगे कि वो कौन सा अखबार होना चाहिए, इसके साथ में हम अपने इस सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे। यानी कि 4 हिंदी के प्रमुख अखबार और 2 अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों के साथ में 6 अखबारों को मिला करके हम इस सेगमेंट को पूरी तरीके से लेकर के आएंगे। पहले सेशंस में जो पहले भी सेगमेंट शुरुआती सेगमेंट्स होने वाले हैं वहां पर हम केवल 4 हिंदी के अखबारों को कवर करने वाले हैं। गाइज, जो हमारा मोटिव होने वाला है वो होने वाला है मेंस ओरिएंटेड। तो सारी की सारी खबरों को हम मेंस ओरिएंटेड सेशन से इस प्रकार कवर करेंगे कि प्रीलिम्स बहुत छोटे और बहुत आसान हिस्सों में हमारे लिए कवर हो जाएगा। खास बात यह है कि हम सभी खबरों के साथ में अब आपको और क्या कुछ करंट अफेयर्स के लिहाज से पढ़ना है वो बताने वाले हैं, जो इस सेगमेंट की सबसे खास बात होगी। साथ ही साथ जो संपादकीय में छपे हुए प्रमुख लेख, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए जो प्रमुख लेख हैं उनका एनालिसिस किस प्रकार से करना है और साथ ही साथ मुख्य परीक्षाओं में उनसे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, यह हमारी सारी सेगमेंट्स की सबसे बड़ी विशेषता होगी, जो चीज़ें अभी हमें हिंदी के अखबारों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही हैं। तो जनसत्ता अखबार के साथ में हम आज के पहले सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। तो पहले सेगमेंट को आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखिएगा और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट सेगमेंट हमारा देखना है या फिर नहीं देखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला सेगमेंट देख करके, पूरा सेगमेंट देख करके जरा सी भी निराशा नहीं होगी। दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक उठापटक का दौर चल रहा है और इसी दौरान एक मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत के द्वारा एक बड़ा फैसला हमें देखने को मिला है, जिनके निर्देश पर गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि अब राजस्थान राज्य में सीबीआई जांच के लिए राजस्थान राज्य से पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो अधिसूचना में यह कहा गया है कि भारत सरकार को दिल्ली विशेष पुलिस संगठन सीबीआई के डीएसपीई कानून 1946 की धारा 3 के तहत किसी भी अपराध की जांच के लिए अब राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह रोक लगाने वाला चौथा राज्य है। इसके पहले ऑलरेडी 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून के माध्यम से, इस धारा 3 के माध्यम से अपने राज्यों में सीबीआई की सीधी जांच से रोक लगाई हुई है। अपराधों में मामले दर मामले के आधार पर सहमति लेनी होगी। राजस्थान के गृह विभाग ने कहा है यदि सीबीआई के पास 1990 से पहले का कोई केस हो तो उसे राज्य सरकार से इस मामले में सहमति लेनी होगी। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति पर 1990 के पहले का कोई भी केस सीबीआई के पास में है और ऐसे केस के संबंध में अब सीबीआई आकर के राजस्थान राज्य में जांच करना चाह रही है तो उसे राजस्थान राज्य से पूर्व सहमति या पूर्व अनुमति लेनी होगी। संवाद शीर्षक के अंतर्गत जनसत्ता ने 2 प्रमुख खबरें छापी हैं, जिसमें से नियोवाइस धूमकेतु जो 20 दिन दिखने के बाद में फिर से 6800 साल यानी कि 6800 साल के लिए गायब हो जाएगा, इस संबंध में एक खबर छापी है। और दूसरे एक खबर चिली के अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं उसके आधार पर एक शोध छापा है जहां पर ब्रह्मांड की सही आयु का अनुमान लगाया गया है। नियोवाइस धूमकेतु के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो 6000 साल बाद यह मौका फिर से लौट करके आया है जब नंगी आंखों से एक धूमकेतु हमें नजर आ रहा है। ऐसी ही एक खगोलीय घटना इन दिनों हमें रोज नजर आ रही है। रोजाना सूर्यास्त के समय सूर्य के ऊपर से एक धूमकेतु नियोवाइस दिख रहा है। 6000 साल बाद पृथ्वी से धूमकेतु नियोवाइस को नंगी आंखों से देखा जा रहा है। यह 21वीं सदी का पहला दृश्यमान सूर्य केतु जो धूमकेतु है वह है। तो जो नियोवाइस धूमकेतु है यह 20 दिनों के लिए आया है और यह वापस से फिर 6800 साल के लिए गायब हो जाएगा। और नियोवाइस 20वीं सदी का पहला धूमकेतु है जो प्रत्येक शाम को सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड की सही उम्र के संबंध में चिली आटाकामा के जो कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप डिपार्टमेंट है वहां से एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके मुताबिक ब्रह्मांड की आयु 13.8 यानी कि 13.8 अरब वर्ष है, ऐसा आकलन किया गया है। संस्थान ने पोलराइज्ड प्रकाश का मापन कर यह नतीजे निकाले हैं। तो किस प्रकार से नतीजे निकाले गए? ये निकाले गए हैं पोलराइज्ड मापन के आधार पर और चिली के अटाकामा में जो कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप है उसने ये नए आंकड़े जारी किए हैं जिसके हिसाब से ब्रह्मांड की जो अनुमानित आयु है वो 13.8 यानी कि 13.8 अरब वर्ष आंकी गई है। इसके बाद में विश्व परिक्रमा के अंतर्गत जनसत्ता में एक प्रमुख खबर छपी है जो हमारी मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको हम फुल्ली एनालाइज करेंगे और फुल्ली इसके बारे में आपको सारी कंप्लीट चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं।
इस लेख में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया और भारत की बढ़ती आबादी और प्रजनन दर के बारे में एक प्रमुख जानकारी दी गई है। जो एक अमेरिका का गैर सरकारी संगठन है उसने ये सारी जानकारियां दी हुई हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं। करीब 22.9 करोड़ की आबादी और प्रति दंपत्ति 3.6 बच्चे की प्रजनन दर के साथ में पाकिस्तान दक्षिण एशिया क्षेत्र के सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देशों में से एक है। तो दोस्तों जो पाकिस्तान है ये करीब 22.9 करोड़ की इसकी आबादी है और यहाँ पर जो प्रति दंपत्ति बच्चों की प्रजनन दर है वो है 3.6। और इसके साथ में दक्षिण एशिया में जिन देशों की आबादियां सबसे तेजी से बढ़ रही हैं उनमें से शीर्ष 2 देशों में पाकिस्तान शामिल है। अमेरिका का एक निजी गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो, जिसने इस रिपोर्ट में यह बताया है कि 2020 में विश्व की जनसंख्या डाटा शीट के हिसाब से संघर्ष प्रभावित अफगानिस्तान में प्रति दंपत्ति 4.5 बच्चों के साथ में चार्ट में सबसे ऊपर इसे स्थान दिया गया है। तो दक्षिण एशिया में जो जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है वो हमारा संघर्ष प्रभावित देश है अफगानिस्तान, जो भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। वहां पर 4.5 बच्चे की प्रजनन दर के साथ में, प्रति दंपत्ति प्रजनन दर के साथ में अफगानिस्तान नंबर 1 पर हमारा है। उसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीब 1.4 अरब आबादी के साथ में भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, लेकिन उसने अपनी प्रजनन दर को घटाकर 2.2 कर लिया है। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी जो जनसंख्या स्थिर रखने के मानक 2.1 या 2% के हैं उनसे भारत अभी थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि उसने अपनी जो आबादी की वृद्धि दर है उसको घटा करके 2.2% के आसपास कर लिया है। डॉन न्यूज ने इसी अध्ययन का हवाला देकर के कहा है कि पाकिस्तान की 3.6 प्रजनन दर हिसाब वाली जनसंख्या बढ़ने वाली जनसंख्या 19.4 साल में दोगुनी हो जाती है। तो करीब करीब 19.5 साल में पाकिस्तान की जनसंख्या दोगुनी हो रही है। यह खबर डॉन अखबार ने छापी है, जो एक पाकिस्तान का प्रमुख अखबार है, जिसने हवाला दिया है इसी अमेरिका के निजी गैर सरकारी संगठन यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो का। जनसंख्या घटाने के लिए प्रजनन दर को घटाकर 2% प्रतिवर्ष करना जरूरी होता है। प्रतिस्थापन के लिए प्रजनन दर 2.1 यानी कि किसी भी दंपत्ति को प्रतिस्थापन के लिए यह दर अपनाने की आवश्यकता होती है। इस अध्ययन के हिसाब से दक्षिण एशिया में दुनिया में जो सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से शामिल हो गया है। तो जो हमारा साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, ये दुनिया में जहां पर जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ रही है उनमें से अब यह शामिल हो गया है। इस क्षेत्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबसे अधिक तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश हैं। तो गाइस जो अफगानिस्तान है वो नंबर 1 पर है अपनी जनसंख्या जिस हिसाब से प्रति व्यक्ति वहां पर प्रति दंपत्ति बढ़ रही है, और पाकिस्तान जो है वो दूसरे स्थान पर है। परंतु यहाँ पर एक बात जानने वाली है वो यह है कि अफगानिस्तान में जनसंख्या वृद्धि दर पाकिस्तान से अधिक है, लेकिन वहां पर प्रति दंपत्ति 4.5 बच्चे जन्म दर होने के बावजूद उच्च मृत्यु दर और निम्न जीवन प्रत्याशा के चलते अफगानिस्तान की जनसंख्या अभी भी 3.89 करोड़ ही है। तो अफगानिस्तान में जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वहां पर उच्च शिशु मृत्यु दर है और इसके अलावा निम्न जीवन प्रत्याशा है, जिसके कारण से अफगानिस्तान की कुल आबादी अभी भी 3.9 अरब ही है। बांग्लादेश की जनसंख्या 2020 में करीब 16.98 करोड़ रही है, वहां पर प्रजनन दर 2.3 है। इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देशों में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है। यानी कि अगर हम दक्षिण एशिया में बात करें, जो शीर्ष 3 देश जिनकी आबादी सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही है उनमें से अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। इसके बाद में मालदीव का नंबर आता है। भारत और नेपाल 5वें नंबर पर तथा श्रीलंका और भूटान आखिरी पड़ाव पर हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों में यदि हम शीर्ष क्रम की बात करें तो सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, इसके बाद में बांग्लादेश, मालदीव का नंबर आता है, उसके बाद भारत और नेपाल, फिर श्रीलंका और भूटान यहाँ पर आखिरी पड़ाव पर दिखाई दे रहे हैं। इस अध्ययन में एशिया को दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बताया गया है तथा अनुमान लगाया गया है कि उसकी जनसंख्या 2020 में 4.6 अरब से बढ़ करके 2050 में 5.3 अरब हो जाएगी। तो ये खबर है विश्व परिक्रमा के अंतर्गत जो जनसत्ता ने छापी है
उसमें यह बताया गया है कि जो अमेरिका का एक गैर सरकारी संगठन है यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो, उसने अपनी रिपोर्ट्स को जारी किया है और जिसके हवाले से फिर पाकिस्तान के एक प्रमुख डॉन अखबार ने भी अपनी खबरों को छापा है। और इनके अध्ययन यह बताते हैं कि जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक तेजी से आबादी बढ़ाने वाला देश है वो है अफगानिस्तान, परंतु वहां पर उच्च शिशु मृत्यु दर और निम्न जीवन प्रत्याशा के कारण आबादी अभी वहां की कम है। इस हिसाब से पाकिस्तान नंबर 1 पर आता है, जहां पर आबादी 19.4 वर्षों में करीब करीब दोगुनी हो रही है। इसके बाद में बांग्लादेश का नंबर आता है, फिर मालदीव का, और इसके बाद में भारत और नेपाल तथा श्रीलंका और भूटान 5वें पायदान पर अंतिम रूप से दिखाई दे रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रमुख खबर और है, रोशनी नाडर जो बन गई हैं भारत की सबसे अमीर महिला। इनके संबंध में प्रमुख खबरें, अभी व्यक्तित्व के बारे में हम देख लेते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। रोशनी नाडर जो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, इनके बारे में फुली एनालिसिस हम करेंगे। रोशनी नाडर जो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, यहां पर अब हम इनको इन डिटेल देख लेते हैं। रोशनी नाडर जो बन गई हैं भारत की सबसे अमीर महिला, तो आईटी कंपनी जो HCL है टेक्नोलॉजी ने हाल ही में जून तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए हैं। उसके सकल मुनाफे में करीब 32% का भारी उछाल आया है और अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का जो सकल मुनाफा है वो 2,925 करोड़ रहा है। 8.9 अरब डॉलर की कंपनी की तरफ से यह भी घोषणा की गई कि अब शिव नाडर कंपनी के चेयरपर्सन नहीं रहेंगे। शिव नाडर की जगह उनकी बेटी रोशनी नाडर को अब HCL टेक्नोलॉजी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो यह खबर हमारे लिए दो लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तो जो शिव नाडर हैं उनकी जगह पर अब जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगी, रोशनी नाडर होंगी HCL टेक्नोलॉजीज की। तो यहाँ पर तो एक तो पद परिवर्तन हुआ है, दूसरे जो रोशनी नाडर हैं अब यह भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। तो दोनों लिहाज से यह व्यक्तित्व तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो रोशनी नाडर का नाम आप दोनों लिहाज से याद रखिएगा। एक तो अपने पिता शिव नाडर के स्थान पर अब यह चेयरपर्सन बन गई हैं हमारी HCL टेक्नोलॉजीज की, और यह जो हमारा भारत है यहाँ की सबसे अमीर महिला भी बन गई हैं। इसके अलावा जाने और समझे टाइटल के अंतर्गत जनसंख्या ने चीन के पास क्यों पहुंचा ईरान, भारत चीन और ईरान संबंधों पर एक विशेष प्रकाश इस लेख में डाला है। भारत और चीन के संबंध वर्तमान में ज्यादा अच्छे नहीं हैं और भारत का अमेरिका के साथ जो नजदीकी संबंध अभी बढ़ रहा है, इसके कारण भारत और ईरान के आपसी संबंधों में भी तनाव आ गया है। हम सब जानते हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके तहत भारत को भी उन प्रतिबंधों के अंतर्गत ईरान से तेल का आयात बंद करना पड़ा है। चीन को लेकर के एक वैश्विक दूरी बनाने में ईरान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया के अलावा और कोई भी देश चीन के साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो चाबहार जाहेदान ये एक महत्वपूर्ण पोर्ट प्रोजेक्ट है, झटके में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत और चीन दोनों मिल करके बना रहे थे, वहां पर निर्माण कार्य कर रहे थे। ऐसे में अब यह प्रोजेक्ट क्या हो गया है, खतरे में आ गया है। ठीक है, तो जो केसी सिंह है ईरान में भारत के जो पूर्व राजदूत रहे, उन्होंने कहा है कि ईरान यह उम्मीद रखता था कि प्रतिबंधों के दौरान भारत उसकी कुछ न कुछ मदद करेगा, लेकिन अमेरिका का दबाव भारत पर इतना ज्यादा हो गया है कि अब उन्हें लगता है कि भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर उनको चीन का पैसा मिल गया तो चीन के पैसे से यह उस परियोजना को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो अनुराग श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 के बावजूद, इन कठिनाइयों के बावजूद चाबहार पोर्ट परियोजना में काफी प्रगति हुई है। ईरान को कुछ तकनीकी और वित्तीय मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए किसी भी आधिकारिक नियुक्ति का इंतजार था और अब भी उसका इंतजार हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही हैं। ऐसे में सामरिक महत्व के तौर से ईरान, भारत और चीन, तो ईरान और चीन के बीच में जो भी संबंधों का विकास हो रहा है उन पर हमें गहन रूप से खबर रखनी है, उनकी हमें जानकारी बनाकर रखनी है लगातार कि चीन और ईरान के बीच में क्या कुछ संबंध विकसित हो रहे हैं या क्या कुछ संबंधों में परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, चाबहार पोर्ट से जुड़ी हुई सभी प्रमुख जानकारियां, इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में ईरान के अलावा उसके सभी पड़ोसी देश और आयात निर्यात, व्यापार और प्रतिबंधों संबंधी जो भी चीजें हैं इनके बारे में आपको अलग से अध्ययन करना है। तो रोशनी नाडर जो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, इसी दौरान जो विश्व में आर्थिक रूप से परिवर्तन हुए हैं और महिलाओं और पुरुषों की सूचियों में क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं, इस पर भी हमें कड़ी नजर बनाकर रखनी है। आगे की खबरों में हम देखें तो भारत और अमेरिका ने एक नौसैनिक अभ्यास किया, जिसके बारे में इन डिटेल खबरें करीब करीब सभी अखबारों में छपी हैं। तो उच्च अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय नौसेना के 4 अग्रणी युद्धपोतों ने
पासेक्स अभ्यास में भारत की तरफ से भागीदारी की हुई है। इसके अलावा सीबीआई में जांच के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी, जिसके संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये जानकारियों के दोनों जानकारियों के बारे में बता दिया। भारत अमेरिका का जो नौसेना अभ्यास है, इसके बारे में इन डिटेल खबरें आगे के अखबारों में भी छपी हैं। दुनिया के अंतर्गत ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ में प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। अभी हम देख रहे हैं कि हाल के समय में जो ब्रिटिश विदेश मंत्री हैं डोमिनिक रॉब, उन्होंने कहा है कि नए कानून और चीन में खासकर उइगर अल्पसंख्यकों के साथ में बर्ताव में कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर के उन सब में चिंता बनी हुई है। ऐसे में चीन पर लगी हथियार पाबंदी तथा हांगकांग तक का इस पर विस्तार किया जाएगा, क्योंकि एक विवादास्पद कानून चीन की संसद में पारित हुआ है, जिसके बाद में ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ में जो प्रत्यर्पण संधि थी, एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, उसको अभी थोड़े समय के लिए निलंबित कर दिया है। क्योंकि जो चीन है वहां पर एक विवादित जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया हांगकांग के संबंध में। यहां पर हमें हांगकांग के संबंध में पारित किए गए चीन के उस कानून के बारे में और हांगकांग की आज़ादी के साथ में जो ब्रिटेन के साथ में उसके संबंध रहे, इन खबरों पर नज़र बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा बात करें मेसी के बारे में, तो लियोनेल मेसी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और लियोनेल मेसी ने क्या किया है कि बार्सिलोना के अंतिम दौर में अलावेस पर 5-0 की शानदार जीत के साथ ही 2 गोल इसमें इन्होंने किए। इस स्पेनिश फुटबॉल ला लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार किसी सत्र में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट हासिल किया है। तो लियोनेल मेसी जो एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में 7वीं बार गोल्डन बूट हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। अन्य अखबारों में भी इस खबर के बारे में विस्तार से छापा गया है। अब बात आती है एक दूसरे अखबार हरिभूमि की। अब देख लेते हैं हम हरिभूमि ने क्या कुछ चीजों को तहरीर दी हुई है। तो हरिभूमि ने दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू, 1125 लोग जुटाए गए हैं सैंपल और गुरुवार से किया जाएगा पहला डोज टेस्ट। इस शीर्षक को अपनी खबरों में सर्वाधिक प्रमुखता दी है। तो जहां पर अभी हम देख रहे थे जनसत्ता ने राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो सीबीआई को पूर्व अनुमति लेने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, उसको प्रमुखता दी थी। तो हरिभूमि ने दिल्ली में जो कोरोना वैक्सीन है, इसका नाम हमें याद रखना है कोवैक्सीन, इसका जो मानव ट्रायल शुरू हो गया, इसके संबंध की खबर को प्रमुखता दी हुई है। कोरोना वायरस के दौरान काफी सारे नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, काफी सारे वेंटिलेटर्स, काफी सारे जो टेक्नोलॉजीज का विकास हुआ है, साथ ही साथ जो हमारे आईआईटीज हैं उन्होंने काफी सारे इन्वेंशंस किए हुए हैं। और ये सारी खबरें कोरोना वायरस के दौरान में हमारे लिए आने वाली परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। वायरस में वैक्सीन टेस्ट का क्या क्या प्रोसेस है मुख्य परीक्षाओं के लिए, यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि किस प्रकार से कोरोना वायरस के जो वैक्सीन बनाई जा रही है, तो वैक्सीन निर्माण के संबंध में जो कुछ प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस की क्या क्या कठिनाइयां हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उनका क्या क्या एनालिसिस हो सकता है, यह हमारे मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। टेलीकॉम में करीब 58,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके बाद में इन्होंने इसे देने से अपने हाथ खड़े किए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि अब बहुत हम कर चुके हैं, आपकी कमाई को हम बहुत देख चुके हैं और हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अगर अब आपने ये पैसा नहीं चुकाया तो हम आपको जेल भेज देंगे। यहां पर हमें यह याद रखना है कि टेलीकॉम के करीब 58,000 करोड़ रुपए ट्राई पर बकाया है। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के जो हमारे मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, उनके हवाले से, उनके मंत्रालय के हवाले से हमें यह खबर मिली है कि जो नया उपभोक्ता संरक्षण कानून है 2019 का, उसे सोमवार से देश भर में लागू कर दिया है। इस कानून के तहत अब क्या होगा कि घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले, विज्ञापन देने वाले लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। साथ ही साथ घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल के साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो नया उपभोक्ता कानून 2019 सोमवार से लागू हो गया, जिसके अंतर्गत अब घटिया सामान बेचने, भ्रामक विज्ञापन करने पर 6 माह की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। अब बात करें हम हरिभूमि में, तो हरिभूमि ने भारत नेपाल के संबंधों पर एक प्रमुख लेख छापा है। भगवान राम गौरी शंकर राजहंस के अंतर्गत जो एक लेख छपा हुआ है विचार में, हरिभूमि ने छापा है, वो है ओली का बेतुका प्रलाप। तो अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और भारत और नेपाल के संबंध आजकल बहुत अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे अंग्रेजों के साथ से लेकर के उसके बाद में जिस प्रकार से नेपाल का फिर अलग होना और नेपाल भारत नेपाल जो संबंध है, यह हमारे मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाल के दिनों में जो भी घटनाएं भारत नेपाल के साथ में घट रही हैं, वो करंट अफेयर्स में प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब जो कुछ भी नेपाली संसद में होता है और जो पुरानी जो चीजें हैं उनकी तह
को खोल करके एक एनालिसिस भारत नेपाल संबंधों पर तैयार रखना बहुत जरूरी है। मेंस ओरिएंटेड सेशन में हमें यहां से प्रश्न देखने को मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 25 लाख बीमा कवर से सुरक्षा का भरोसा जगेगा। तो जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा के लिहाज से पंचायत और नगरों में चुने गए सदस्य हैं, उनको 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने की जो भारत सरकार की स्थानीय चुनाव लड़ने वाले लोगों की योजना है, यह एक महत्वपूर्ण फर्क डाल सकती है जम्मू और कश्मीर के लोकतांत्रिक विकास में। तो जो 25 लाख का बीमा कवर है, वह एक कवर दिया गया है वहां पर ग्राम पंचायतों और स्थानीय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए। यह चिंतन के अंतर्गत, टाइटल के अंतर्गत हरिभूमि ने इस खबर को छापा है। आगे अगर हम देखें तो अमेरिकी विमान वाहक पोत युद्धक मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में नौसेना युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। यहां हम इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच में भारत और अमेरिकी नौसेना ने अंडमान निकोबार में पैसेक्स नामक युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। युद्धाभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 पॉइंट आपको याद रखने। इस युद्धाभ्यास का नाम है पैसेक्स। ये हो रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और किन दो देशों के बीच में हो रहा है? ये हो रहा है हमारा भारत और साथ ही साथ में अमेरिका के बीच में। जिस दौरान भारत और चीन के संबंधों में काफी ज्यादा तनाव चल रहा है, ऐसे में अंडमान निकोबार में एक युद्धाभ्यास, नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच में एक महत्वपूर्ण संकेत है चीन के लिए। तो यहाँ पर बस हमारे लिए यही खबर इंपॉर्टेंट थी कि भारत और जो अमेरिकी नौसेना है उनके बीच में एक युद्धाभ्यास हो रहा है जिसका नाम है पैसेक्स। और ये खबर जो है हमारे लिए 3 लिहाज से महत्वपूर्ण है। जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है पैसेक्स। जो 2 देश इसमें है वो है भारत और अमेरिका। और साथ ही साथ ये हो रहा है हमारा अंडमान और निकोबार में। यूएई का पहला प्रोजेक्ट मंगल मिशन होप जापान से लॉन्च किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण खबर है। इससे जुड़े हुए प्रश्न हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। यूएई का जो पहला प्रोजेक्ट है मंगल मिशन का, वो होप जापान से लॉन्च कर दिया गया है। इसके पहले भारत भी हमारा जो है वो मंगल पर पहुंच चुका है। और अब यहां पर क्या किया गया है कि यूएई ने भी अपना प्रोजेक्ट जो मंगल है, जिसका नाम उन्होंने रखा है मंगल मिशन का होप, उसे अब भेज दिया गया है। जो भारत का मार्स प्रोजेक्ट था उसका नाम था मॉम। तो यूएई का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मिशन मंगल का होप, और यह लॉन्च किया गया है हमारा जापान से। तो यह एक हमारे लिए प्रमुख खबर है कि यूएई ने भी हाल ही में अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है और ये आने वाले 8 महीनों बाद में क्या करेगा, वहां पर पहुंच जाएगा और फिर 1 साल तक वहां पर काम करेगा। तो यूएई का पहला प्रोजेक्ट मंगल मिशन होप जापान से लॉन्च कर दिया गया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी दे दी गई है जम्मू कश्मीर राज्य में, जिस खबर के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। अब बात आती है अमर उजाला अखबार में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो कोरोना से जुड़े हुए टाइटल को अमर उजाला ने भी अपने जो खबर है उसमें शीर्षक में सबसे पहले प्रमुखता दी है। 52 दिन बाद दिल्ली में 24 घंटे में 1000 से भी कम आए मरीज। तो दिल्ली कोरोना वायरस पर धीरे धीरे काबू पा रहा है और कोरोना वायरस का पीक जो है वो दिल्ली में खत्म होता हुआ हमें दिख रहा है। और करीब 52 दिन बाद पहली बार दिल्ली में 24 घंटे में 1000 से कम नए मामले सामने आए हैं। अभी भी महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई के हिस्से कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जहां पर कोरोना बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अमर उजाला ने और प्रमुख खबरों में अगर हम देखें तो यूपीएससी साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को अब हवाई किराया दिया जाएगा। एक खबर छापी है अपने पहले ही पन्ने पर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने साक्षात्कार में शामिल होने वाले सिविल सर्विसेज के बाकी अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए हवाई जहाज का किराया देने की पेशकश की हुई है। आयोग ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण ट्रेन सेवा पूरी तरह से बहाल नहीं है, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो जो लोग भी यूपीएससी का इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए यूपीएससी ने थोड़ी सी सहूलियत की है। और कोरोना काल में जब ज़्यादातर ट्रेनें बंद हैं, ऐसे में उन्होंने हवाई जहाज की व्यवस्था की हुई है यूपीएससी इंटरव्यू देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। यहां पर भी एजीआर बकाया टेलीकॉम कंपनियों को 2 टूक सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसे छापा गया है कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें जेल भेजेंगे। जो मैंने अभी वोडाफोन के संबंध में बताया था आपको कि जो उनका पैसा बकाया है ट्राई पर और वो पैसा नहीं चुका रहे हैं, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन्हें हम जेल भेजने में हिचकिचाएंगे नहीं। बालासोर, ओडिशा के बालासोर में दुर्लभ प्रजाति का एक पीला कछुआ दिखाई दिया है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालासोर उड़ीसा में क्या हुआ है कि समुद्र तटों पर कछुओं के आवास और उनके प्रजनन के लिए मशहूर रहा है। रविवार को बालासोर के सुजनापुर गांव में पीले रंग के एक अत्यंत दुर्लभ कछुआ मिला हुआ है। कछुए को वन विभाग को सौंप दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह संभवतः अल्बिनो हो सकता है। कछुओं की आंखों का रंग गुलाबी है। तो गुलाबी आंखों और पीले कवच वाला एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ मिला है। यह कछुआ मिला है बालासोर में और बालासोर हमारा है उड़ीसा में।
प्रवाह के अंतर्गत अमर उजाला ने वैक्सीन आने तक टाइटल से एक प्रमुख खबर छापी है। इसके अलावा ओशो का एक प्रमुख लेख कि पूर्णता में जीना ही जीवन का लक्ष्य है, अध्यात्म के संबंध में एक प्रमुख जानकारी देने वाला और जीने की राह दिखाने वाला एक अच्छा सा लेख यहाँ पर छिपा हुआ है। चीन को उसी के खेल में मात देनी होगी शीर्षक से एक अंतरराष्ट्रीय और सामरिक लेख यहाँ पर छपा हुआ है अमर उजाला में। इसके संबंध में मैं आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। चीन कई वर्षों से धीरे धीरे हमारे अधिकार क्षेत्र के सुविधाजनक स्थलों पर कब्जा कर रहा है। अपनी राष्ट्रीय नीति के तहत चीन एक ही समय में बल और बातचीत दोनों चीजों का प्रयोग करता है। हमें न केवल उन्हें वही खेल खेलने के लिए तैयार रहना उनसे वही खेल खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उसमें हरा भी देना चाहिए। प्रशांत दीक्षित जी जो राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, इनका यह एक महत्वपूर्ण लेख छपा है जिसमें उन्होंने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान जो चीन है वो एक ही समय में बल और बातचीत दोनों तरीकों का प्रयोग करता है। तो बल और बातचीत दोनों तरीकों के प्रयोग करने की जो चीन की रणनीति है, इस संबंध में अपने व्यूज को लिखना, अपने व्यूज को समझना बहुत जरूरी है। तो भारत और चीन संबंधों पर जो भी चीजें हैं उनके संबंध में कम से कम हमें डेली का डेली प्रैक्टिस करना है। भारत चीन, चीन और ईरान संबंध, इसके अलावा भारत और नेपाल संबंध, इन संबंधों पर तमाम सारे अखबारों से और बाकी सारी जानकारियां इंटरनेट से कलेक्ट कीजिए और फिर इनके संबंधों पर एक अच्छे अच्छे लेख, 2-2, 3-3 पेज के लेख सभी लोग तैयार कीजिए और लिख करके फिर वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पर भेजिए और जिनके भी लेख सबसे अच्छे होंगे उन्हें हम पब्लिश करेंगे अपने ग्रुप्स पर। तो पर्सनली जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग इन संबंधों पर लेख लिखें, एक एक करके लेख लिखें और अपने व्यूज प्रस्तुत करें, पॉइंट्स वाइज व्यूज प्रस्तुत करें। जरूरी नहीं है आप जितना भी कुछ लिख सकते हैं, जितना डिटेल आप ढूंढ करके लिख सकते हैं, इस संबंध में लिखने का प्रयास जरूर करें। मेंस के लिए इससे आपका रास्ता बहुत आसान होता चला जाएगा। आगे अगर हम देखें तो आदिवासी आबादी के संबंध में अमर उजाला ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। बीते कई दशकों में देश में आदिवासी आबादी में काफी इजाफा हुआ है। वर्ष 2011 में यह देश की कुल आबादी की जो कुल आबादी है उसके 8% से भी ज्यादा थी। ठीक है, 6.9% आबादी थी आदिवासियों की 1971 में, जो अब बढ़कर के 2011 में 8.6% हो गई है। 1981 में जो 7.8% थी, 1991 में 8.1% थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2001 में ये 8.2% थी और ये अब बढ़ करके 2011 में 8.6% हो गई है। दल बदल की आशंका और संसदीय लोकतंत्र टाइटल से देवेंद्र सिंह जायसवाल जो संसदीय मामलों के विदेश मंत्री जो संसदीय मामलों के विशेषज्ञ, इनका एक प्रमुख लेख यहाँ पर छपा हुआ है जिसमें इन्होंने दल बदल की आशंका और संसदीय लोकतंत्र के संबंध में अपने व्यूज दिए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि दल बदल कानून आया राम गया राम की संस्कृति पर अंकुश लगाने के लिए लगाया गया था, लेकिन अब इस कानून की समीक्षा का समय आ गया है। तो हम लोगों के लिए भी अब इस कानून की समीक्षा का समय आ गया है, जब दल बदल कानून, चूंकि राजस्थान में भी हम सियासी हलचल देख रहे हैं, इसके पहले हमने कर्नाटक में देखा, राजस्थान मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार जा चुकी है और बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है। ऐसे में दल बदल कानून की समीक्षा का न सिर्फ राजनेताओं के लिए, संसदों के लिए और जनता के लिए समझने का विषय है, बल्कि अब हम अभ्यर्थियों के लिए भी दल बदल कानून की जो समीक्षा है उसको करने का वक्त आ गया है। तो दल बदल कानून के संबंध में सारी चीज़ों को पढ़िए, इंटरनेट से उस एक्ट को डाउनलोड कर लीजिए, प्रोसीजर्स को डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद में उस कानून को पढ़ करके फिर अपनी समीक्षा को प्रस्तुत करने का यही सही वक्त है, जहां पर हम तैयार करें कि दल बदल कानून जो है वो किस प्रकार से प्रभावी है, किस प्रकार से न प्रभावी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए दल बदल कानून में क्या कुछ सख्तियां की जानी चाहिए, इस संबंध में भी हमें अपने व्यूज रखने हैं। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लिख लीजिए कि दल बदल कानून की जो प्रासंगिकता है वो किस प्रकार से है और क्या कुछ सुधार हमारे हिसाब से इसमें किए जाने चाहिए या फिर क्या कुछ कमियां हैं जो दल बदल कानून को निष्प्रभावी बना दे रही हैं। ये व्यूज पे आपको एक क्वेश्चन पूरा का पूरा तैयार करना होगा। आगे बढ़कर के अगर हम देखें तो 6 बैंकों का होगा निजीकरण, एक बड़ी खबर अमर उजाला ने छापी है और अब सिर्फ और सिर्फ 5 सरकारी बैंक रह जाएंगे। जिन बैंकों का निजीकरण होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। एक अधिकारी ने बताया है कि पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब और सिंध बैंक का निजीकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही बता दिया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय नहीं किया जाएगा, लिहाजा सिर्फ उनके निजीकरण का ही विकल्प बचा हुआ है। पिछले साल ही 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए थे। अगली तैयारी जिन निजी बैंकों का विलय नहीं हुआ है उनके निजीकरण की है। तो दोस्तों 6 जो बड़े बैंक हैं उनके निजीकरण का सरकार की तरफ से आ गया। उन्होंने कह दिया है कि अब हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नहीं अपनाएंगे। ऐसे में अब उनका निजीकरण कर देना ही एक अंतिम विकल्प बचा हुआ है। जिन 6 बैंकों का विलय होगा उनमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब और सिंध बैंक हैं जिनका अब निजीकरण कर दिया जाएगा। आगे हम देखें तो प्रमुख खबर एक न्यूज डायरी में छोटी सी एक खबर छपी है, लेकिन वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। किसानों से गोबर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ किसानों से गोबर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य ने गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इस योजना का नाम याद रखना है, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना, चूंकि योजनाओं से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, ऐसे में हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ ने किसानों से गोबर खरीदने वाला जो पहला राज्य बन गया है, और राज्य ने गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा गोबर से बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर इसे 8 रुपए किलो की दर से बेचा जाएगा। इसमें राज्य से में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ 4.5 लाख रोजगार भी पैदा होगा। और राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त कर भी लगाया हुआ है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त कर भी लगाया हुआ है। तो जो गोधन न्याय योजना है, यह योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की। जो मुख्यमंत्री हैं वो है हमारे भूपेश बघेल, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अब 2 रुपए किलो हम राज्य में गोबर खरीदेंगे और उसकी फिर जैविक खाद बनाएंगे और 8 रुपए किलो उसको बेचेंगे। इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक खेती है, तो जो बर्मी कंपोस्ट खाद बना करके बेचेंगे, इसके बाद में जो जैविक खेती है इसको बढ़ावा मिलेगा। तो जैविक खेती को बढ़ावा मिले, इसके लिए गोधन न्याय योजना शुरू की हुई है छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो एक अच्छी पहल के रूप में देखी जा सकती है। इसके बाद में अब बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान में बात करें तो इसने भी कोरोना से जुड़ी हुई चीजों को सबसे पहले प्रमुखता दी है, और इसने बताया है कि ऑक्सफोर्ड का जो टीका है उसका परीक्षण सफल हो गया और यह दिसंबर तक आ जाएगा। ऐसी खबर छापी है हिंदुस्तान ने। तो ऑक्सफोर्ड के जो कोविड-19 वैक्सीन इंसानों पर पहले 2 चरणों का ट्रायल है, वहां पर ये खरा उतरा है और परीक्षण का तीसरा व्यापक चरण जो है वो भी सफल रहता है तो दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन जो है वो बाजार में आ सकती है। तो ये खबर छापी है हिंदुस्तान ने, जिसने बताया है कि जो ऑक्सफोर्ड है उसने कोरोना पर जो टीका है उसका सफल परीक्षण 2 चरणों में कर लिया है। अब व्यापक स्तर पर तीसरे चरण में परीक्षण शुरू हो गया है। यदि यह परीक्षण सफल रहता है तो जल्दी हमें बाजार में कोरोना की वैक्सीन दिखाई पड़ सकती है। चेक बाउंस गैर आपराधिक बनाने पर कैट ने आपत्ति जताई है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक खबर देखी थी जिसमें यह कहा गया था कि चेक बाउंस को अपराध की श्रेणी से अब हटा दिया जाएगा। इस संबंध में चेक बाउंस के मामलों में गैर आपराधिक बनाने के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि जो कैट है, इसने आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र भी भेजा गया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाला का कहना है कि व्यापार में संबंधित एक महत्वपूर्ण धारा 138 को गैर आपराधिक बनाने से उन लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे जो आदतन अपराधी हैं। चेक देकर व्यापारियों से सामान लेकर लापता हो जाएंगे, उनके चेक बाउंस होंगे। ईमानदार व्यापारी जो पोस्ट डेटेड चेक पर माल देता है उसको बड़ी परेशानियां आएंगी। उन्होंने बताया कि देश में न केवल व्यापारी बल्कि आम लोगों को भी किस्तों पर बहुत सारा सामान घर के लिए खरीदते हैं, किस्त के रूप में पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। इस धारा को गैर आपराधिक बनाने से कोई भी पोस्ट डेटेड चेक स्वीकार नहीं करेगा। तो चेक बाउंस को गैर आपराधिक बनाने में कैट ने इन चीजों का हवाला देकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और हमारे लिए यहाँ से प्रश्न यह है कि जो चेक बाउंस है, यदि इसे गैर आपराधिक बना दिया जाएगा तो व्यापारी और आर्थिक रूप से जो लोग चीजों से जुड़े हुए हैं, लगातार की चीजों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ चुनौतियां आने वाली हैं। आगे बढ़ करके अगर हम देखें इसी हिंदुस्तान अखबार में, तो विटामिन डी के कारण कोरोना संक्रमण से बच गए कई देश के अंतर्गत देश में एक खबर छापी है हिंदुस्तान अखबार ने, जिसमें बताया गया है कि जहां पर लोगों का विटामिन डी का लेवल अच्छा था, वहां के लोग कोरोना से काफी हद तक प्रभावित होने से बच गए हैं। तो विटामिन डी का जो प्रमुख सोर्स है वो है हमारा सूर्य की जो धूप है, ये विटामिन डी का एक सबसे प्रमुख सोर्स है। और जिन लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी थी या जिन देशों में विटामिन डी की डिफिशियंसी थी वो कोरोना से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर हम बात करें तुलनात्मक रूप से, तो जिन देश के लोगों में विटामिन डी की मात्रा जो थी वो प्रचुर मात्रा थी या फिर ठीक ठाक मात्रा पाई जा रही थी। आगे हम देखें तो नजरिया के अंतर्गत कुलदीप तलवार वरिष्ठ पत्रकार जी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेख छपा है। अब उइगर मुसलमानों के मामले में घिर रहा है चीन। अभी हम देख भी रहे थे कि जो ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ में प्रत्यर्पण संधि निलंबित की है,
वहां पर भी जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे उन्होंने उइगर मुसलमानों का जिक्र किया हुआ था। और इसी संबंध में एक लेख यहाँ पर छपा हुआ है। तो जो उइगर मुसलमान है इनके संबंध में हमें जानकारी रखना, और उइगर मुसलमानों की जो चीन में स्थिति है मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और उइगर मुसलमानों का क्या कुछ ओरिजिन है और वो किस प्रकार से चीन से रिलेटेड हैं और क्या कुछ वहां पर चीजें हो रही हैं, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशन में भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा नासा ने ब्लैक होल का कोरोना खोजा है, और जो ब्रह्मांड है हमारा वो 13.8 अरब वर्ष पुराना है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक खबर बताई हुई थी, जो पहले अखबार में ही छपी हुई थी जनसत्ता में, वहां पर भी ब्रह्मांड की आयु के बारे में बताया गया था, और ब्रह्मांड की आयु का अनुमान लगाया गया जो है 13.8 अरब वर्ष पुराना। क्षतिग्रस्त फेफड़ों को ठीक करेगा कैनाबिडियोल, जिसको हम सीबीडी कहते हैं। इसके संबंध में भी लंदन की एक एजेंसी ने कुछ चीज़ों का एनालिसिस किया और बताया कि फेफड़ों में मौजूद सूजन को ये कम करने में मदद करता है, और शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की बढ़ोतरी करने में भी ये सीबीडी जो है ये मददगार होता है। और यहाँ पर सेहत के अंतर्गत एक खबर एजेंसी के माध्यम से छापी गई जिसमें बताया गया कि अगर आप भूखे हैं तो कोई फैसला लेने की गलती ना करें। भूख दिमाग को अधीर कर देती है और लोग दूर की सोच नहीं पाते। तो ठीक है, इसलिए आप एक बिस्किट का पैकेट अपनी मेज पर रखिए। इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशन को अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा, और वो बिस्किट खाते हुए फिर आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स का एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, उनको देख लीजिए। जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे हैं उनको खोजिए, जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उन पर अपने विचार लिखने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो 2-2 4-4 लाइनें, 5-5 6-6 लाइनें, जितना हो पा रहा है आपसे उतना लिखिए। लेकिन आज के दिन से हमने एक नई शुरुआत की है, आप भी एक नई शुरुआत कर लीजिए। तो यही है आज के दिन का थॉट। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, मौज करते रहिए। थैंक यू सो मच।